Hello students, good morning. You are connected with RK Swatch for Mathematics 10+2. Chapter name is Vector and topic is solution of exercise 6th, question number 37. पूछा गया है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर. एक यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हमें बताने हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. क्या कहता है, एक यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हमें देने होंगे उसको, जबकि वो जो वेक्टर है वो इन दो वेक्टर के साथ, अगर मैं इसको a कहूँ इसको मैं b कहूँ तो a के साथ भी परपेंडिकुलर है, b के साथ भी परपेंडिकुलर है. तो क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको a मान लेते हैं. मान लिया मैंने यहाँ पर, यानी कि a वेक्टर में किसको कह रहा हूँ, जो हमें आंसर में देना है उसको, जिसके स्केलर कंपोनेंट चाहिए हैं. तो उसको मैंने मान लिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप. तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें स्केलर कंपोनेंट कौन से होंगे, तो क्या जवाब दोगे? तो आपका जवाब रहेगा एक्स वाई कोमा जेड, दीज आर द स्केलर कंपोनेंट. अगर वेक्टर कंपोनेंट की बात पूछी जाए तो क्या जवाब रहेगा आपका, सोचिए जरा. वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है? सोचा. तो अगर मैं कहूं कि एक्स आई कैप कोमा वाई जे कैप कोमा जेड के कैप हैं वेक्टर कंपोनेंट, और स्केलर कंपोनेंट में एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो आप यही सोच रहे हैं. चलिए ठीक है. तो हमने लेट कर लिया जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ए नाम दे रहे हैं वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस. इन दोनों वेक्टर के जो दे रखे हैं इनके साथ वो परपेंडिकुलर है. तो आप जानते हैं कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है. इसलिए मैंने जो वेक्टर ए की इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 रख ली. वहां से इक्वेशन मेरे को फर्स्ट मिली. अब यही वेक्टर जो है इस वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 रखूंगा. वहां से सोल्व करके आया दूसरी इक्वेशन, नाम रख दिया सेकंड नंबर इक्वेशन. अब हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, वही तो अपने पास स्केलर कंपोनेंट बोले जाएंगे. कुल मिलाकर हमें इनको सोल्व करना है. अब आप अगर देखें तो इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है. तो शायद आप भी सोच रहे होगी दो इक्वेशन वेरिएबल 3 तो सोल्व कैसे करेंगे. तो इसको सोल्व करने के लिए किसी न किसी एक चीज की हेल्प जरूर हो रहेगी. वो क्या चीज है, उसने खुद कह रखा है जो ये वेक्टर हमने लेट किया है जिसकी हमें जरूरत है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है. एक वहां से सहारा मिल जाएगा, तो दो ये एक मतलब आगे चल के मिलने वाली, तो तीनों को आपस में सोल्व किया जाएगा. तो देखिएगा कैसे कर रहे हैं हम. सबसे पहले तो इन दोनों में से ही हम x की y के साथ या y का x के साथ, z को x के साथ, x को z के साथ रिलेशन बनाने वाले हैं. तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 1/2, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसको ऐड कर दिया सेकंड में. क्या होगा सेकंड में ऐड करने पर, तो हमें मिलेगा, मतलब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा 5x प्लस 3y. जब इसमें ऐड करते हो तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लेंगे. यानी कहने का मेरा मतलब ये है, ये z यहाँ से डिलीट कर दिया हमने, तो एक कांस्टेंट वो वेरिएबल जो है फिनिश हो गया. तो x और y में इक्वेशन y को अकेला कर लिया तो -5/3 ऑफ x आ गया है. इसी तरीके से हम या तो x को z की टर्म में या z को x की टर्म में निकाल लेते हैं. तो मैं निकाल रहा हूँ z को x की टर्म में, तो इसमें क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो अब की बार क्या इच्छा है अपनी, y को डिलीट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोनों को ऐड कर दो. तो वही लिख रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो y से y डिलीट होगा. तो यहाँ बचेगा अपने पास 7x प्लस 3z = 0. यहाँ से z को अकेला करोगे तो 7/3x नेगेटिव में हो जाएगा.
ठीक है जी, y की वैल्यू x के टर्म में, z की वैल्यू x के टर्म में। अब बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की, जो मेरे पास दो इक्वेशन थी, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए, तो तीसरी हमारे को मिलेगी वेक्टर a इज अ यूनिट वेक्टर। अगर a वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, तो वहां से एक इक्वेशन बन के आई है। तो अब इसमें वैल्यू डाल दी जाएगी किस किस की, y और z की। तो y और z की डालेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y z इन इक्वेशन थर्ड, तो अपने को x स्क्वायर में एक मिलेगा इक्वेशन को, तो x की वैल्यू वहां से प्लस माइनस 3y√83 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ चुकी तो z की यहाँ से मिल जाएगी और y की यहाँ से मिल जाएगी, तो मैंने सीधी लिख दी यहाँ पर x की वैल्यू के बाद y और z की वैल्यू इस तरीके से। अब बात कर रहे हैं स्केलर कंपोनेंट की, तो यही तो है स्केलर कंपोनेंट, दिस दिस एंड दिस, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या चीज है वो, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू है, तो ये दो तो नेगेटिव हैं, y भी नेगेटिव x का और z भी x का टाइम जो है नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब ये दो नेगेटिव हैं, तो बाकी तो x तो पॉजिटिव लेंगे हम फिर यहाँ पे। तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं एक मिनट के लिए 3/84 रूट के अंदर, और y की हम और z की दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, z की भी और y की भी ले लिए हमने, दोनों को नेगेटिव। या फिर दोनों सब में से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव x वाली, x का कोफिशिएंट मतलब x की वैल्यू, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ही तो x y z की वैल्यू, तो इसके क्या बनेंगे, स्केलर कंपोनेंट बनेंगे। तो यहाँ पर सब में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ कंपोनेंट्स में से, तो क्या रहेगा, ये पहले वाला माइनस का, बाकी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये कहो या ये कहो, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट, शो दैट 38 में वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c गिवन है, टेकन इन ऑर्डर। ये जो वेक्टर हैं a b c वो ऑर्डर में लेते हैं किसकी, साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से। आल्सो फाइंड द रिमाइनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या था, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के एंगल एक तो जरूर मिलेगा, तभी तो राइट एंगल बनेगा। तो एक अगर राइट एंगल बन जाता है 90 डिग्री है, तो बाकी का भी कह रहा है पता लगाइए एंगल के बारे में। तो क्या कह लेते हैं, लेट कर लेते हैं, दीज आर यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। जो ट्रायंगल के पॉइंट थे ए बी सी, वो उनके पोजीशन वेक्टर हमने मान लिए। तब हम वहां से ए बी वेक्टर का पता लगाएंगे, बी सी वेक्टर का पता लगाएंगे, सी ए वेक्टर। तो ए बी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, बी माइनस पोजीशन वेक्टर पे बी वाले में से ए वाले की पोजीशन वेक्टर माइनस करने पर मिलेगा अपने को ये। फिर बी सी की तलाश है, तो बी सी में पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर बी, सी के में से बी के पोजीशन वेक्टर माइनस करने पर ये मिल गया बी सी वेक्टर। सी वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर में से सी के पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं, तो मिलता है अपने को सी ए वेक्टर। अब तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए। अगर ये जीरो रिजल्ट आ जाता है, तो इसका मतलब ट्रायंगल की साइड्स होंगी, क्योंकि आप जानते हैं एक सीक्वेंस वाइज इसने बताया था ना ऑर्डर में, तो सीक्वेंस वाइज अगर आप साइड्स को ऐड करेंगे, ट्रायंगल लॉ बोलता है वो जीरो आना चाहिए, तो एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं वहां पर। तो हमने ऐड किया था, रिजल्ट जीरो आ रहा है। Hence ABC are the vertices of triangle. अब हमने BC डॉट सी करके देखा। अब BC को अगर आप C से डॉट प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट जीरो आ रहा है। अब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अब इसका मतलब समझ गए होंगे, BC और CA के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल, अगर मैं ट्रायंगल मान कर चलूं तो C पे 90 डिग्री का बने, क्योंकि इन दोनों में C पॉइंट कॉमन है। ठीक है जी, C आपने निकाल लिया एंगल, जो कि राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो शो होगी है, तो इसलिए हमने लिख दिया हैंस से ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब बाकी एंगल्स भी निकालने, ए और बी की बात कर रहा है वो। तो अगर हम बात करते हैं कि एंगल BAC यानी कि ए एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन AB एंड AC, तो उसके अकॉर्डिंग cos A इज इक्वल टू AB डॉट AC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इनटू मैग्नीट्यूड वेक्टर AC।
इनकी डॉट प्रोडक्ट, नीचे उनका मैग्नीट्यूड निकाल कर कैलकुलेशन आ रही √35/41। तो क्या है, कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एंगल रहेगा एक, तो कोस इनवर्स √35/41 हो जाएगा ए एंगल। ए आया तो बी एंगल भी निकालने की जरूरत रहेगी। तो मैंने तो लिख दिया पहले तो को ए एंगल इज इक्वल टू कोस इनवर्स √35/41। तो अब एंगल बी किन दो साइड के बिटवीन है, तो वो रहेगा बी ए और बी सी। तो बी ए और बी सी के बिटवीन है, तो इसका मतलब बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। हम दोनों के डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ और नीचे उनका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो वो निकल के आता है √6/41। तो अब यहाँ से एंगल बी को अकेला करोगे तो कोस इनवर्स √6/41 आप बोल दोगे। तो यही है रिमाइनिंग एंगल, एक तो कोस इनवर्स √35/41 और एक कोस इनवर्स √6/41। नेक्स्ट, प्रूव दैट इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रूव करना है अगर एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर है। ये प्रूव नहीं करना है कि डायगोनल परपेंडिकुलर है, बल्कि इफ का मतलब क्या होता है, ये गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, फिर प्रूव दैट, ये प्रूव कीजिए यदि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर हो देन इट इज अ रोम्बस, वो एक रोम्बस होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और रोम्बस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो जानते हो आप क्या डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम और रोम्बस में? तो बता दें, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल जो इंटरनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल, रोम्बस में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव करना है, क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके डायगोनल परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, डायगोनल तो परपेंडिकुलर है, बस एक पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट साइड इक्वल में कर देता हूं, तो बात हमारी प्रूव हो जाएगी कि रोम्बस है। क्योंकि रोम्बस के अंदर डायगोनल तो परपेंडिकुलर होने चाहिए, वो पहले ही दे रखे हैं, और अपोजिट साइड पैरेलल दे रखी है, बस एक इक्वल भी दे रखी है अपोजिट साइड, बट एडजेसेंट साइड अगर मैं इक्वल शो कर देता हूं तो रोम्बस बन जाएगा। तो एक ही बात हमने डालनी है इसको। तो इसके लिए हम बात करते हैं, लेट कर लेते OACB, OACB बी ए पैरेललोग्राम, ये क्या चीज है, पैरेललोग्राम है। और लेट कर लेते O से A तक जो एक साइड है उसको वेक्टर A कह देते हैं, O से B तक की जो साइड है वो वेक्टर B बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो OC आएगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा OA प्लस AC। अगर मैं एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो उस OA प्लस OB भी तो कहा जा सकता है। क्यों OB क्यों कहा AC को, क्योंकि AC और OB एक ही डायरेक्शन में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल उसने खुद दे रखा है, तो इसका मतलब सेम सपोर्ट मिल गया, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, पैरेलल हो गए और डायरेक्शन सेम होगी, तो इसका मतलब इक्वल है। तो लिख दिया हमने AC की जगह वेक्टर OP। OA को हम लिख रखा है वेक्टर A, OB को लिख रखा है वेक्टर B, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिख देंगे। नाउ अगर मैं डायगोनल AB की बात करता हूं तो वो क्या आएगा, वो डायगोनल AB जो जाएगा OA प्लस OB जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर AB की बात कर रहा हूं, तो वो बनेगा किसके अकॉर्डिंग, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो क्या हो, OA नहीं, शायद मैं पहले OA बोल गया, AO, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप AB के डायरेक्शन इधर लेते हो तो ये तो एक तरीके से दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आना चाहिए, यानी कि OB इक्वल टू OA प्लस AB आना चाहिए, बट मैं तो अब बोल रहा हूँ आपको AB। अगर AB बोल रहा हूँ तो इसका मतलब जाएगा AO प्लस OB बनेगा, डायरेक्शन तो ये बोलती, तो AO प्लस OB ही लिखा हुआ है। और AO को लिख सकते वेक्टर को माइनस ऑफ वेक्टर OA प्लस OB एज इट इज है। तो OA तो अपने पास है वेक्टर A, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर माइनस A, और OB को वेक्टर को लिख दूंगा मैं वेक्टर B, वो हमने लेट पहले ही कर रखा है। ठीक है जी, डायगोनल OC इज परपेंडिकुलर टू AB पहले ही गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है और उसके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो OC वेक्टर डॉट AB वेक्टर इज इक्वल टू 0 रखेंगे। OC की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिख दिया हमने। AB की मैंने अभी निकाली, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हो तो प्रोडक्ट आपको आती होगी, तो वो क्या मिलेगा,
तो यहाँ पर आप देखोगे ए बी यहाँ प्लस है, बी यहाँ माइनस है। तो अब इसको आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए वेक्टर के अंदर कोई फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले मैं आप फिर दो बचे उनको लिख लेता हूँ। क्या बच गया? नेगेटिव में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आप यहाँ इसको क्या कहेंगे फिर, और इसको क्या कहेंगे? तो सबसे पहले मैंने इसको राइट साइड में ले गया, यूँ कह लो चलो, या फिर इसको लेफ्ट में राइट में ले जाकर दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लिख सकते हो आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। और इसको लिख सकते हो मैग्नेट यानी स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको लिख सकते हो स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। स्केयर दोनों तरफ से हटाने पर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब ए का मैग्नीट्यूड कौन है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ओ ए है, तो उसकी जगह वेक्टर ओ ए लिख दिया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कौन है? वेक्टर ओ बी लिख सकते हैं। अब दो वेक्टर इक्वल होने का मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, पैरेलल भी होते हैं और वो डायरेक्शन भी सेम होती है। तो हमने तो केवल मैग्नीट्यूड इक्वल चाहिए, तो ओ ए इज इक्वल टू ए बी लिख दिया। अब क्या है ये ओ ए और ओ बी? वो है एडजेसेंट साइड। अगर दो साइड्स एडजेसेंट वाली अगर इक्वल कर देते हो एक पैरेललोग्राम की, तो इसका मतलब क्या बन जाता है? रोम्बस। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Thus, two adjacent side of parallelogram are equal, hence parallelogram is a given parallelogram is a rhombus। यही तो प्रूव करना था। तो अब हम आगे नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, बल्कि नया टॉपिक करेंगे पहले, तो उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू कर पाएंगे। टॉपिक में क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब तक क्या कर रहे थे हम? अब तक कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दूसरा नाम वैसे क्या था? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम था स्केलर प्रोडक्ट। तो आज क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसमें आपने लिखा था पहले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा था, आज हम क्रॉस लिख रहे हैं। अब कहोगे कि इस क्रॉस और डॉट में फर्क क्या है? वेक्टर के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा फर्क है। अगर स्केलर की बात करो तो 2.3 मतलब मल्टीप्लाई मानते हैं, 2 क्रॉस 3 वो भी मल्टीप्लाई मानते हैं। बट यहाँ क्रॉस आया हुआ है तो क्रॉस का वेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा डॉट के अंदर। देखिएगा आज हम इस टॉपिक को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप इंटू एन कैप और आया हुआ है। और यहाँ पर पीछे अगर हम ए डॉट बी वेक्टर की बात करते तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू कोस थीटा लिख रहे थे डॉट प्रोडक्ट के अंदर। बट ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ध्यान दीजिए यहाँ तक सेम है, तो यहाँ साइन आ चुका है कोस की जगह और साथ में लगाया गया एन कैप जो कि एक यूनिट वेक्टर रहेगा एन। तो हम बता दें मैग्नीट्यूड वेक्टर इज ए एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इज बी एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि वेक्टर ए और बी के साथ क्या है? परपेंडिकुलर दोनों के साथ। सच दैट इस तरीके से कि वेक्टर बी वेक्टर ए और एन कैप आर इन राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। आपने साइंस में पढ़ा होगा एक राइट हैंड के बारे में, वही बात कर रहा है राइट हैंड यानी कि एक दूसरे के साथ ये परपेंडिकुलर की बात जो कर रहा है। तो एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो थीटा की बात कर रखी वो कौन है? वो एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। और कहां से कहां तक रहेगा? 0 से 180, कहने का मतलब 0 to पाई। जो थीटा है 0 से पाई और 0 से पाई के बीच में है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा भी बोल सकते हैं आप, पॉजिटिव एंगल। अब इसके अंदर कुछ रिजल्ट आएंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि ए क्रॉस बी 0 दे रखा है, क्या ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 दे रखा हो, इसका मतलब हम निकाल कर चलेंगे या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 है या फिर साइन थीटा 0 है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ए क्रॉस बी अभी अभी पढ़ के आए हैं, वो क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप।
यही बढ़ गया है। तो ये दोनों का ए क्रॉस बी जो वेक्टर थे इनके क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो या फिर साइन जीरो की वैल्यू भी तो जीरो होती है, जीरो कह लो या 180 कह लो। तो साइन जीरो ही मान के चलो 1 मिनट के लिए, क्योंकि साइन 180 में भी जीरो होता है, तो जीरो की जगह आपने 180 लिख दिया, वो भी गलत नहीं है। जीरो और पाई, पाई को हम 180 डिग्री बोलते हैं, ये रेडियंस में है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, तो जीरो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब 3 बातें जीरो आ सकती है। तो कहने का मतलब इन क्रॉस प्रोडक्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो कुछ रिजल्ट हैं इसके बारे में, वो हम पढ़ते देते हैं यहाँ पर। तो वो रिजल्ट हैं कौन कौन से, एक हम रिजल्ट अभी डिस्कस कर रहे थे, साइन थीटा जीरो होने का मतलब या तो इसका मतलब ये बनता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो है, या फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, या फिर थीटा जो है जीरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकते हैं। ठीक है, अगली क्या है पॉइंट इसके अंदर, वेक्टर ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी इसका मतलब ये होगा वो केवल ये हो सकता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर होंगे, तभी जो है उनके क्रॉस भी जीरो होगी। कब, जब ए और बी जो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि यहाँ तो अगर कहोगे कि ये सेम है, नहीं सेम नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी जीरो तो यहाँ भी ले रखा, बट यहाँ पर ए जीरो हो सकता था, बी का मैग्नीट्यूड भी जीरो हो सकता था वेक्टर का, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर या तो पैरेलल है या फिर कोलिनियर, इसका मतलब ये निकालेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन की बात करूं तो ए डॉट बी जीरो कब होता था, अब मान लीजिए ए डॉट बी आपसे पूछा जाए रिजल्ट जीरो आ जाती, इसका मतलब क्या निकालते थे, पीछे आप कहते थे ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। अभी यहाँ पर देखोगे आप क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो बात कर रहा हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ये है, परपेंडिकुलर ना बोल के मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल बोल रहा हूँ या फिर कोलिनियर बोल रहा हूँ। तो वहां पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर पैरेलल बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा अंतर आ गया ना क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है जी, तो आगे हम बात करते सिंस साइन थीटा नॉट इक्वल टू या नॉट लेस देन जीरो, जीरो से लेस नहीं आएगा साइन थीटा, मतलब नेगेटिव नहीं आता है। कहां से कहां तक है, जीरो से 180 की बात हुई। तो आप जानते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है जी, वेक्टर ए क्रॉस जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर रहेगा। नेक्स्ट, वेक्टर ए वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर, अगर पहले से वेक्टर पैरेलल दे रखी हैं दोनों और थीटा जीरो हो या फिर 180 हो, तो हम कह सकते हैं साइन जीरो जीरो रहेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू जीरो, या फिर यूं भी बोला जा सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज जीरो। तब यहां पर हम बोल सकते हैं कि दिस वी डिड्यूस दैट ए क्रॉस ए जीरो, बी क्रॉस बी जीरो, यानी कि कहने का मतलब है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये जो रिजल्ट सब जीरो हो जाएगा। अगर हम पीछे बात करें डॉट के अंदर, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता था, 1 होता था, जे कैप डॉट जे कैप वो भी 1 होता था, के कैप डॉट के कैप वो भी 1 होता था, बट यहाँ पर क्रॉस आया तो सब क्या बनेगा, जीरो। तो उल्टा देख पा रहे होगे डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पर रिजल्ट, तो ये भी नोट कर लेना है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर पहले से मिलाए हुए हैं अपने को वेक्टर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी के साथ परपेंडिकुलर, बी ए के साथ परपेंडिकुलर है, देन थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 क्या होता है, 1 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा 1 होगा। कहने का मतलब ये, उसी को हम लिख सकते हैं, क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू एन कैप, क्योंकि साइन थीटा वहां पर 90 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाए, 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट में एक दूसरा रिजल्ट देखेंगे, यहां पर आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप भी लिख सकते हैं के कैप को,
इस तरीके को, मतलब इसको मैं अगर यहाँ पर ये समझाऊं आपको, एक साइकिल बनेगी इसको समझने के लिए। यहाँ पर देखिएगा आई जे और के कैप, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद आई आता है। अगर ये साइकिल इस तरीके से चलती है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वरना नेगेटिव। कहने का मतलब आई को जे से मल्टीप्लाई करता हूँ, आई क्रॉस जे, तो पॉजिटिव नेक्स्ट वाला के आ जाएगा। ठीक है जी, जे को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा, जे कैप को के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आई कैप आ जाएगा। ठीक है जी, के कैप को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट डाल रहे हो आई कैप के साथ, वो बन जाएगा जे कैप। ये तो था पॉजिटिव रिजल्ट। अगर मैं इसके उल्टा कर दूं, उल्टे करने का मतलब जे क्रॉस आई, या फिर आई लिख लिया मैंने, आई क्रॉस के कर दिया आपने, उल्टी चल पड़ी ना इसकी साइकिल, यहाँ से उधर आई से के की तरफ चला, क्योंकि आई से तो जे की तरफ था यहाँ पर। तो उल्टा चलने का मतलब ये हो जाएगा, ये जो भी बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, जे बचा हुआ है, जे कैप, बट वो नेगेटिव हो जाएगा अगर इसकी साइकिल उल्टी चलती है तो नेगेटिव। इसी तरीके से आप जे कैप क्रॉस आई कैप, वो आ जाएगा माइनस के कैप। फिर कौन बच गया, के और जे का रिलेशन डाल दीजिए, के कैप क्रॉस जे कैप, वो क्या बन जाएगा, माइनस आई कैप बन जाएगा। तो आपने देखा जब इस तरीके से साइकिल चल रही, आई के बाद जे के बाद के, तो वो तो रख रहे हैं हम पॉजिटिव, जो भी बच जाता है, आई और जे के साथ के बच जाता है, जे और के साथ करते हैं तो आई बच जाता है, के और आई के साथ करते हैं तो जे बच जाता है। वो तो पॉजिटिव का, अगर उल्टी कहानी चला दी इसने तो कैसे होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद ये रिजल्ट याद रख लेना है। अगर ए और बी दो जो वेक्टर हैं वो यूनिट वेक्टर हों तो इसका मतलब उनके मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो उनका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब इस फार्मूले में 1 होने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी जो आएगा, मतलब कहने का है आप इसकी फार्मूले में रखेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं फार्मूले के, इसके अंदर भी डाल सकते हैं इसकी वैल्यू, वहां से और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे क्या आएगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बोल सकते हैं आप इसको। या फिर ये भी गलत नहीं था कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है इक्वल आ जाएगा साइन थीटा एन कैप के। आप कहोगे कि ये मैग्नीट्यूड का किस तरीके से लगा दिया, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो वहां पर इसको तो पॉजिटिव पाएंगे 0 से 180 की बात जो कर रही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव जो होता है। तो आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अगर वैल्यू यहां पर रख रहे हो तो मैग्नीट्यूड की। साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय, किस तरीके से, ये है आपके पास एंगल, यानी कि आप एंगल निकालेंगे यहाँ पे तो साइन थीटा से निकालेंगे, किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट। पीछे आपने बात की थी कोस थीटा की बात की थी, कोस थीटा क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यहां से निकाल दें। बट साइन थीटा क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ऊपर इसमें मैग्नीट्यूड नहीं था, नीचे मैग्नीट्यूड था डॉट के अंदर जब कोस थीटा निकाल रहे थे। साइन थीटा यूज कर रहे हो तो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैं पीछे की इसकी बात कर रहा था, अगर वो यूनिट वेक्टर है ए और बी तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वही इसने लिखा हुआ था यहाँ पर रिजल्ट। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। Also, negative of A cross vector B is perpendicular to plane of vector A and vector B. Therefore, unit vector n cap perpendicular to each one of vector A vector and vector B. ये इस तरीके से आप n कैप की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या रहेगा, यानी कि यूनिट वेक्टर आपने कोई निकालना पड़ेगा, तो क्या निकालेंगे, उसके यानी कि जो दो उसने वेक्टर दे रखे तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के अपॉन उनका मैग्नीट्यूड डाल दूंगा, दैट इज यूनिट वेक्टर, यानी कि एन कैप की वैल्यू +- 1। अब हम कुछ फार्मूले देखेंगे यहां पर,
जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स दे रखी होंगी। अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एडजेसेंट साइड दे रखी है, वो भी किसकी एडजेसेंट साइड है? पैरेललोग्राम की। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको निकालना क्या पड़ेगा? एक क्रॉस भी निकालिए पहले, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो उनकी क्या आ जाएगा? वो भी एडजेसेंट साइड दे रखी है, ध्यान रखना। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एडजेसेंट साइड साथ लगती कोई भी होगी। तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। और क्या आप मेरे को बताएंगे यूनिट ऑफ एरिया होता क्या है? तो स्क्वायर यूनिट भी लगा देना लास्ट में जाके, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, वो भी एडजेसेंट साइड दे रखी हूं, तो आप कहेंगे कि इसमें बोलने की जरूरत क्या है? एडजेसेंट साइड, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ती एडजेसेंट साइड, ट्रायंगल अगर है तो। क्यों? कोई भी दो साइड दे दो ट्रायंगल की, अपने आप ही एडजेसेंट हो जाती है। इसलिए यहां पर बोलना इतना जरूरी नहीं था जितना कि पैरेललोग्राम में बोलना जरूरी था। ठीक है जी, दो साइड दे रखे ट्रायंगल की, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से, यानी कि फार्मूला बन गया ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करता हूं, वो भी डायगोनल दे रखी हो, तो आपको कि पैरेललोग्राम तो कर रखा है बेटा, वहां पर देखोगे तो एडजेसेंट साइड थी, यहाँ पर क्या है? डायगोनल्स हैं। अगर उसने डायगोनल, पहला डायगोनल वेक्टर ए दे रखा है, दूसरा डायगोनल वेक्टर बी दे रखा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या रहेगा? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ये तीनों फार्मूले लर्न कर लेना, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बना सकता है वो यहाँ पे। अब आपने पीछे ध्यान दिया होगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी क्या होता था? बी डॉट ही लिख देते थे वेक्टर को, बट यहां पर देखोगे ए क्रॉस बी वेक्टर जो ना इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस वेक्टर ए के, ये नोट कर लेना है। तो ए क्रॉस बी किसकी इक्वल हो जाएगा? फिर बी क्रॉस ए की हो जाएगा, बट नेगेटिव लगाना पड़ेगा वहां पर। बी क्रॉस ए के तो हो जाएगा, बट क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव का साइन, तब इक्वल हो पाएगा। तो और जो बेसिक थे वो हमने बात कर ली है, बस एक ही बात यहां पर बची हुई है कि क्रॉस प्रोडक्ट है क्या चीज, कैसे करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, इसको तो समझा दीजिए। तो मैं आपको यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल दिखाना चाहूंगा, आप यहां देख पा रहे होंगे। टू एक्सप्रेस ए क्रॉस बी इन द डिटरमिनेंट फॉर्म, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट जरूरी नहीं डिटरमिनेंट फॉर्म से ही करेंगे, नहीं, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते, वो लंबा पड़ेगा, उसमें ए क्रॉस बी क्या आता है, ए क्रॉस सी क्या आता है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो क्योंकि आई जे के का मैंने अभी अभी जो बताया, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो के क्रॉस के कैप के बराबर होता है, और जे कैप क्रॉस आई कैप अगर आ जाता है तो वो उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब नेगेटिव हो जाएगा के कैप के, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी वहां से। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना चाहोगे लेंथी भी जाएगी, बट यहाँ पे डिटरमिनेंट की सहायता से बड़ी आसान होती है, क्योंकि बच्चे बहुत इजी मानते हैं इसको। तो जो दो वेक्टर देखे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? डिटरमिनेंट फॉर्म में रखो, ऊपर लिख लो आई कैप जे कैप के कैप, ये फर्स्ट रो के यहाँ एलिमेंट बोले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। सेकेंड रो में जो ए वेक्टर था उसके कंपोनेंट लिख दिए हमने, स्केलर कंपोनेंट, और थर्ड रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट, वो भी स्केलर कंपोनेंट, b1 b2 b3। अब कुछ नहीं करना, आपने सोल्व कर देना, डिटरमिनेंट आपको आता ही होगा, एक्सपेंड कर देना फर्स्ट रो के अलोंग, वही आ जाएगा ए क्रॉस बी। इसी बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम यहां पर लेना चाहेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं। मान लीजिए उसने एक वेक्टर ए दे रखा है जो कि 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हो सकता है। एक वेक्टर बी और ले लेते हैं जो कि i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये मान लेते दो वेक्टर हैं। तो हमें a क्रॉस b की जो बात कर रखी बहुत इजी है, तो मैं कह रहा था आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में रखोगे तो इजी हो जाएगा। क्या रखेंगे? i कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट रो में मैंने क्या बोला आपको? यूनिट वेक्टर यानी कि आई कैप जे कैप के कैप रख लेने हैं। अब सेकंड रो में स्केलर कंपोनेंट लेने वेक्टर ए के 2 1 -1 2 1 -1।
सेकंड के बाद थर्ड रो की बात करें तो वहां पर वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट 1 1 2 1 1 2। बस अब अगर मैं ये कह दूं कि वेक्टर का काम पूरा हुआ है कि डेटरमिनेंट जो मैट्रिक्स के बाद चैप्टर आता था उसका काम रहता है, तो गलत नहीं है। क्या होगा फिर? एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग फर्स्ट रो, तो क्या होगा? इस रो को भूल जाएंगे, इस कॉलम को भूल जाएंगे, तो 1 इंटू 2 2 रहेगा, माइनस में 1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। माइनस जे लेते थे आप यहाँ पे, इंटू इसको भूल जाए, रो को, इस कॉलम को भूल जाए, तो 2 2 जा 4, माइनस में कर देंगे 1 -1 +1 हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू इस रो को भूल जाएंगे, इस कॉलम को भूल जाएंगे, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करें ना, के कैप जो है। तो इसको भूलने के बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ रहा है। तो यहाँ क्या बन के आ गया? 3i कैप -5j कैप और 1k कैप, यानी कि k कैप। तो क्या आ गया? ए क्रॉस बी आ चुका है, यही है ए क्रॉस बी। पीछे हम डॉट प्रोडक्ट देख रहे थे, तो वो ध्यान रहेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम था स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि उनका रिजल्टेंट स्केलर आ रहा था। बट जो क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? वेक्टर में आ रहा है। तो ध्यान दिया होगा आपने इस चीज का। इसका जो रिजल्ट निकला वो स्केलर नहीं निकला, कोई एक वैल्यू नहीं निकल के आ रही, वो पूरा एक वेक्टर ही निकल के आ रहा है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट पड़ा है। दो वेक्टर की प्रोडक्ट क्या होती है? वेक्टर ही होती है। बट कब? स्केलर में तो स्केलर प्रोडक्ट में तो स्केलर आएगी, बट वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर रिजल्टेंट आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसके हम सम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपने इसके पूरे आर्टिकल को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसको एक नोटबुक में भी उनके आर्टिकल्स को लिख लेना है, ताकि आगे जब आप रिवीजन करो तो बड़े आसानी से आपको नोटबुक मिल जाए और उन आर्टिकल्स को पढ़ते रहना है बीच बीच में। एक रिलेशन और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, किस चीज का है? वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में। तो मैं इसमें रिलेशन आपको दिखाना चाहूंगा। स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस स्केयर ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये है रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ये डॉट प्रोडक्ट का है तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। कल देखते हैं आगे, तब के लिए थैंक यू।